क्या लगता है कि युद्ध अभी शुरू हो जाएगा या अभी इसी तरीके से युद्ध रुका रहेगा और एक दूसरे से बातचीत होती रहेगी, भले ही टेबल कुर्सी मेज पे बैठ के ना हो, लेकिन उस तरीके से वार्ता के बारे में वार्ता होती रहेगी। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है संवर्धित यूरेनियम का जी। अच्छा, तो जाहिर है कि ईरान के पास एक बड़ी मात्रा में ऐसा संवर्धित यूरेनियम है जो 60% तक संवर्धित उसने कर लिया है। कि ईरान की सैनिक क्षमताएं उनके बारे में अमेरिका को कम से कम कोई शक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इस तरह की चालबाजियां भी होती रहेंगी पश्चिम से। मुझे लगता है कि कुल मिलाकर अमेरिका की जो अप्रोच थी वो थी भी दरअसल इसी तरह की कि बिना स्वीकार किए हुए मुंह से डींगे भले ही मारते रहें, लेकिन किसी तरीके से कुछ बचाया जाए, अपनी इज्जत, जितनी इज्जत बच सकती है उतनी इज्जत बचे। क्योंकि कम से कम जेडी वैंस की ये थी प्रवृत्ति, जो उन्होंने वहां पर जाकर एक 2-3 मिनट का वक्तव्य दिया है अपना, वापस लौट कर जो वक्तव्य दिया है उससे भी ये दिखाई पड़ रहा है। नेतन्याहू उसके दबाव में है, क्योंकि ये मुकदमा अगर खत्म होता है और इसमें फैसला आता है तो उनको जेल जाना पड़ेगा। आज जैसा उन्होंने ऐलान कर दिया कल कि हम जीत चुके हैं युद्ध। वो चाहते हैं कि अगर लोग मान लें अमेरिका के कि वो युद्ध जीत चुके हैं तो युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन वो जानते हैं कि ये कहने के बावजूद कि वो कह रहे हैं कि हम युद्ध जीत चुके हैं, कोई मानने को तैयार नहीं है, इसलिए उन्हें बार बार जो है कसरत करनी पड़ रही है। ईरान बनाएगा। अब हमें पूरी शंका है कि ईरान जो है अब बम बनाएगा, या बना चुका होगा या बना रहा होगा, क्योंकि ये बताया गया था, खुद हमने नहीं बताया, इजराइल का कहना था कि 10 दिन दूर है, 20 दिन दूर है, फलाना दूर है, हमें नहीं पता, दुनिया को नहीं पता। क्या गारंटी है कि वो कोई उसका छोटा फॉर्मेट या कोई नई चीज या उस तरह की चीजें नहीं बनाएगा जब उसको ज्ञान है, एक नॉलेज उसके पास है और खतरा उसके सिर पे है, जरूरत उसकी है। अगर आई दोनों पक्षों की आप टीमों को भी गौर करें, उसी से पता चल जाता है कि ईरान का स्तर क्या है और अमेरिका का स्तर क्या है। अमेरिका ने जो लोग भेजे थे उनमें से एक डोनाल्ड ट्रंप की तरह रियल एस्टेट बिजनेसमैन था, एक जो ट्रंप का दामाद था वो पेशे से वकील था, और एक फौजी जनरल भेजा था उन्होंने। और ईरान ने किनको भेजा था? ईरान ने जिनको भेजा था, जिस दल को भेजा था उसमें 4 PhD थे, कई दशक का डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस था उनको, और ईरान की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए लोग थे वो। आप इससे समझ सकते हैं कि अमेरिका में राजनीति की और वहाँ का जो प्रशासन है इस वक्त उसके स्तर और गुणवत्ता की हालत क्या है। फिर भी अमेरिकन को मैं कह सकता हूँ, और सब लोग मानेंगे, उनको डिप्लोमेसी का बड़ा जबरदस्त अनुभव है, उनके पास बड़ी जबरदस्त इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, इसमें कोई शक नहीं कि वो सारी दुनिया को चला रहे हैं वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से, उसके पहले भी बहुत मजबूत देश था, तो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है। तो अभी भी अमेरिका अपने आप को संभाल सकता है, अपनी गलतियों थोड़ा आत्म ऊहापोह कर सकता है कि भाई ये हमसे गलतियां हुई और उससे कैसे निकला जाए। मुझे लगता है कि कुल मिलाकर अमेरिका की जो अप्रोच थी वो थी भी दरअसल इसी तरह की कि बिना स्वीकार किए हुए मुंह से डींगे भले ही मारते रहें, लेकिन किसी तरीके से कुछ बचाया जाए, अपनी इज्जत, जितनी इज्जत बच सकती है उतनी इज्जत बचे। क्योंकि कम से कम जेडी वैंस की ये थी प्रवृत्ति, जो उन्होंने वहां पर जाकर एक 2-3 मिनट का वक्तव्य दिया है अपना, वापस लौट कर जो वक्तव्य दिया है उससे भी ये दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि युद्ध अभी शुरू हो जाएगा या अभी इसी तरीके से युद्ध रुका रहेगा और एक दूसरे से बातचीत होती रहेगी, भले ही टेबल कुर्सी मेज पे बैठ के ना हो, लेकिन उस तरीके से वार्ता के बारे में वार्ता होती रहेगी? देखिए, अभी तो जो हुआ है इस पर मंथन होगा, साथ साथ कुछ कलाकारियां भी होती रहती हैं। कल ही ऐसा हुआ कि 2 डिस्ट्रॉयर अमेरिका ने होर्मुज खोलने के लिए भेजे थे। जब वार्ता चल रही थी उस समय 2 डिस्ट्रॉयर उनके होर्मुज की ओर बढ़ रहे थे, तो ईरान से केबल मैसेज आया कि 30 मिनट के भीतर इनको हम उड़ा देंगे, वार्ता या फेल हो चाहे पास हो। और उस केबल मैसेज ने फिर ट्रंप का डिटेल आया कि उन्होंने उसको वापस किया। हालांकि सेंटकॉम से बयान दूसरी तरह का उन्होंने दिया, लेकिन सारे अमेरिकन प्रेस ने और पश्चिमी प्रेस ने उनका रूट उटाज तो हर चीज अंतरिक्ष से देख ली जाती है, कब जहाज कहां तक पहुंचा और कहां से वापस घूमा, वो सब छाप दिया सारी दुनिया ने। और उससे साबित हुआ कि ईरान की सैनिक क्षमताएं उनके बारे में अमेरिका को कम से कम कोई शक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इस तरह की चालबाजियां भी होती रहेंगी पश्चिम से। और नंबर 3 की बात कि टेबल पे भी लोग बैठे थे और अभी बात पूरी नहीं हुई है, तो फिर बात करना पड़ेगी, उसके लिए भूमिकाएं बनेंगी, बयानबाजी होगी, इस बीच गर्म ठंड होगा। समस्या इजराइल को बहुत ज्यादा है और इजराइल से ज्यादा उनके नेता नेतन्याहू को है। 9 अप्रैल से उनके खिलाफ एक ट्रायल चल रहा है। एक्चुअली 2019 में फैसला हो गया था, 2020 से ट्रायल चल रहा है। 3 मामले हैं, उसमें उनकी पत्नी भी शामिल है। वो सब घूसखोरी
अपना प्रभाव का इस्तेमाल करके किसी मीडिया ग्रुप को अपने लिए प्रचार में इस्तेमाल करने, किसी व्यवसायी को फायदा उठाने के लिए नियम वगैरह बदलने, इस तरह के आरोप हैं। इन आरोपों पर पश्चिम में सजाएं होती हैं, जेल काटना पड़ता है। इजराइल उस लिहाज से एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, तो वहां ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके खिलाफ कार्यरत रहते हुए मुकदमा चल रहा है। नेतन्याहू उसके दबाव में है, क्योंकि ये मुकदमा अगर खत्म होता है और इसमें फैसला आता है तो उनको जेल जाना पड़ेगा। और युद्ध चलते समय नेतन्याहू को एक वहां के कानून में पार्डन मिला रहता है, तो युद्ध चलाना उनकी एक इस तरह की भी जरूरत है। तो नेतन्याहू ही इस युद्ध में ले आए। अब तो वो वाशिंगटन पोस्ट और वॉल स्ट्रीट जर्नल वगैरह ने वो मीटिंग के डिटेल्स वगैरह सब छाप दिए हैं जी, जो जिस मीटिंग में ये फैसला हुआ था युद्ध का और उसमें कैसे हुआ और नेतन्याहू ने क्या पेश किया था। उसमें वही रिजीम चेंज का प्लान पेश किया था कि ये हमारी जो खुफिया एजेंसियां हैं ये वॉच रखे हुए हैं, ये कहाँ बैठते हैं कहाँ उठते हैं सब हमारे पास इंफॉर्मेशन है, और हम जाएंगे और खटाखट पहले इन लोगों को मार देंगे। उसके बाद ये बताए इन शहरों में ये ग्रुप जो है हमारे कॉन्टेक्ट में है, जो विद्रोह करने को तैयार बैठे हैं। कुर्दों के जरिए हथियार अमेरिका ने पहले भेज दिए थे, वो कुर्द वहां से विद्रोह, वो सब पूरी योजना उन्होंने उस मीटिंग में बताई थी नेतन्याहू ने, जिसका जेडी वेंस और कई लोगों ने विरोध किया था, इवन CIA के प्रमुख ने विरोध किया था। लेकिन चूंकि ट्रंप अज्ञात कारणों से उस समय उस मीटिंग में नेतन्याहू से सहमत होने के लिए बैठे थे, इसलिए वो उससे सहमत हो गए और अगले दिन हमला हो गया। तो वो सब चीजें छप चुकी हैं। तो ये पता लगता है कि इन राष्ट्रपति का उपयोग युद्ध जो है नेतन्याहू के लिए ज्यादा जरूरी है, ट्रंप की मजबूरी है। अब कौन सी मजबूरी है, ये ट्रंप और नेतन्याहू के बीच है, हम लोगों को नहीं पता, क्योंकि और कोई राष्ट्रपति अपनी राजनीतिक साख को इस तरह से दांव पर लगाकर खतरा नहीं उठा सकता, जैसा उनकी पार्टी अब यह समझ रही है कि ट्रंप के इस एडवेंचर से हम लोग मध्यावधि चुनाव जो नवंबर दिसंबर में होंगे हारने जाते हैं। तो वो दो तरह के दबावों के बीच ट्रंप झूल रहे हैं, लेकिन वो इसमें कुछ जैसा उन्होंने ऐलान कर दिया कल कि हम जीत चुके हैं युद्ध। वो चाहते हैं कि अगर लोग मान लें अमेरिका के कि वो युद्ध जीत चुके हैं तो युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन वो जानते हैं कि ये कहने के बावजूद कि वो कह रहे हैं कि हम युद्ध जीत चुके हैं, कोई मानने को तैयार नहीं है, इसलिए उन्हें बार बार जो है कसरत करनी पड़ रही है। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है संवर्धित यूरेनियम का जी। अच्छा, तो जाहिर है कि ईरान के पास एक बड़ी मात्रा में ऐसा संवर्धित यूरेनियम है जो 60% तक संवर्धित उसने कर लिया है जी। और हम ये भी जानते हैं कि नागरिक उपयोग के लिए यूरेनियम केवल 3.8% या 4% तक ही संवर्धित करना जरूरी होता है। आपने अगर 60% तक संवर्धित कर लिया, इसका मतलब है कि अगली समय आप 90% तक पहुंच जाएंगे और उससे आप एटम बम बना लेंगे जी। तो ये शक लोगों का बिल्कुल सही है कि आप दरअसल एटम बम बनाना चाहते थे, बावजूद इसके कि जो आयतुल्लाह खुमैनी थे और उसके बाद अली खामनेई थे, उन दोनों ने कहा था कि हमारा जो धार्मिक प्रोटोकॉल है, हमारा जो मजहबी संहिता है, वो हमें एटम बम बनाने की इजाजत नहीं देती, इसलिए हम एटम बम कभी नहीं बनाएंगे। लेकिन हो सकता है कि डिटरेंस के मकसद से एक तरह की कि हमारे पास भी एटम बम हो सकता है कभी भी, हम एक 60% तक यूरेनियम संवर्धित करके रख लें। मतलब तो अमेरिका को इस बात पे शायद अड़ना ही होगा कि वो जो 60% तक आपने संवर्धित किया है ये आप हमें सौंप दीजिए कि वो। अच्छा, अब ईरान किसी भी कीमत पर अमेरिका को वो नहीं सौंपेगा। ये तो ईरान ने मान लिया कि हमारे पास 60% है, सब लोग जानते हैं और रखा हुआ है, और काफी कोशिश करने के बाद अमेरिका को नष्ट नहीं कर पाया, लेकिन वो नहीं सौंपेगा। तो ये भी समझो, एक बात आगे निकल सकती है कि ईरान अंततः उस यूरेनियम को किसी अपने मित्र देश को सौंप दे, ऐसे देश को सौंप दे जिससे उसको कोई खतरा नहीं है, जिससे कोई उसकी राजनीतिक प्रतियोगिता नहीं है। वो देश रूस भी हो सकता है और वो देश चीन भी हो सकता है। और अगर भारत ये मध्यस्थता करा रहा होता तो बड़े आराम से वो भारत को सौंप देता, लेकिन भारत ने तो अपना नाम लिस्ट में से कटवा लिया। वो तो हो सकता है कि ईरान और तो ये पूरा मामला जो है किस तरह प्ले आउट होगा शीतल जी? ईरान इस पर तैयार होगा कि नहीं ये भी हमें नहीं पता। ईरान में अब वो नेतृत्व नहीं बचा है। जो नेतृत्व है इसने आने के बाद जो बात कही थी वो बातें तो इसमें अब इस धारणा का खंडन करती है। ईरान कहेगा कि आप हम पे विश्वास करिए, हम नहीं बनाएंगे, लेकिन ईरान बनाएगा। अब हमें पूरी शंका है कि ईरान जो है अब बम बनाएगा, या बना चुका होगा या बना रहा होगा, क्योंकि ये बताया गया था, खुद हमने नहीं बताया, इजराइल का कहना था कि 10 दिन दूर है, 20 दिन दूर है, फलाना दूर है, हमें नहीं पता, दुनिया को नहीं पता। ये इजराइल ने कहा था, उसके पास ये था कि हमारे जासूसों ने बताया है और हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस से पता किया है और इससे किया है उससे किया है। तो ये इजराइल, अगर ये 10 दिन 20 दिन दूर था तो वो दिन इस युद्ध में बीत गए हैं और उनकी व्यवस्था सुरक्षित थी। वो तो नीचे रिसर्च लैब में बनना था, वहां बन रहा होगा। अब सिर्फ ये बचा है कि उसका परीक्षण हो जाए। जैसे भारत, ये दुनिया में सभी देशों ने अपने को सार्वभौम बनाने के लिए किया है,
भारत ने किया है, पाकिस्तान ने किया है, चीन ने किया है, रूस ने जवाब में सोवियत संघ के रूप में किया है, उत्तर कोरिया ने कर लिया है। तो बहुत सारे देशों ने ये काम कर लिया है, और जब वो करते हैं तो कोई स्वीकार नहीं करते। हमने भी किसी को नहीं बताया था, सब ऐसा करते हैं। हर देश ऐसा ही करेगा, करते ही नहीं है, ऐसा ही करेगा, जो कि अंतरराष्ट्रीय मंच पे वो कुछ और कहते हैं। और ये जब ईरान के पास ये नॉलेज है, वो उस यूरेनियम को हटा भी दे, तब भी क्या गारंटी है कि वो कोई उसका छोटा फॉर्मेट या कोई नई चीज या उस तरह की चीजें नहीं बनाएगा, जब उसको ज्ञान है, एक नॉलेज उसके पास है और खतरा उसके सिर पे है, जरूरत उसकी है। तो वो ये चीज हमेशा बनी रहेगी, चाहे जिस तरह से समझौता हो जाए, चाहे जो जांच एजेंसी बैठ जाए, ये चीज हमेशा रहेगी कि वो कभी न कभी बम बनाएगा ईरान।